हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक बार भीम बैच के एमसीक्यू सीरीज में बात करेंगे क्लास 11th के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डीपीपी नंबर 2 की। पिछली क्लास में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए थे। आज उसके आगे चलेंगे। बिना टाइम बर्बाद किए सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ कैन बी, निम्न में से किन कारकों के द्वारा वृद्धि को प्रभावित किया जाता है? वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ग्रेविटी। जल, प्रकाश, जल, ताप, प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण। वाटर, टेम्परेचर, लाइट बट नॉट ग्रेविटी। वाटर, लाइट बट नॉट टेम्परेचर एंड ग्रेविटी। वाटर, लाइट, ग्रेविटी बट नॉट टेम्परेचर। आंसर दीजिए बच्चों। देखिए, ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं एनसीईआरटी के मुताबिक इसका पहला आंसर बेटा सही है। वाटर किसी भी सेल की टर्गिडिटी के लिए रिक्वायरमेंट करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एक बेसिस प्रदान करता है साइटोप्लाज्म में। टेम्परेचर की अगर बात करें तो 28 से 30 सेल्सियस का टेम्परेचर सबसे सुटेबल टेम्परेचर होता है। लाइट की बात करें तो इनिशियल ग्रोथ के लिए नॉट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन प्रॉपर ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेविटी की, डिसाइडेड डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन ऑफ रूट एंड शूट। जड़ों के और तने के ओरिएंटेशन और दिशा को निर्धारित करती है। सॉल्यूशन समझ में आया? और इसी के साथ पूरी बात को बच्चों में मैंने यहां पर आपको प्रॉपर वे में रिवीजन भी करा दिया। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। डिफरेंशिएशन कैन बी सीन इन फॉर्मेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर पैरेन्काइमा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ओनली, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ओनली, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। यहां पर बात की जा रही है डी डिफरेंशिएशन की। प्रॉपर वे में पूरी बात को समझना।
डी डिफरेंशिएशन जैसे मेरिस्टेम्स इसके बाद डिवाइड हुआ, न्यू सेल बनी, न्यू सेल बनने के बाद इनमें परमानेंट चेंज आया और सेल एक प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर जॉब के लिए एडॉप्ट हो गई। डिफरेंशिएशन एक ऐसी घटना है, अभी डी डिफरेंशिएशन की बात नहीं की, अभी बात की मैंने डिफरेंशिएशन की। मेरिस्टेम सेल्स नई कोशिकाएं बनाती हैं, फिर इन कोशिकाओं में साइज, सेल वॉल, बायोकेमिस्ट्री आदि में परमानेंट चेंज आता है और ये कोशिकाएं एक निश्चित प्रकार के कार्य को प्रारंभ करती हैं। ये डिफरेंशिएशन है। अब आगे की बात सुनो। कभी कभी क्या होता है कि ये सेल्स दोबारा से बेटा डिवीजन स्टार्ट कर देती है, रीडिवीजन या रीडिवाइडेड, यानी परमानेंट सेल्स में फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और इसके फलस्वरूप फिर से न्यू सेल बनती हैं। इस घटना को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन। जब पहले से उपस्थित कोशिकाओं में वापस से विभाजन की घटना स्टार्ट हो जाती है तो इसे हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। राइट नाउ, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका आएगा बेटा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, बॉन्ड कैम्बियम, यानी जब भी कैम्बियम में रीस्टार्ट कोशिकाओं में होता है तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात की जाए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉर्क कैम्बियम इज अ लेयर ऑफ मेरिस्टेम फॉर्म फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स। कॉर्क कैम्बियम विभजोत्की कोशिकाओं का एक लेयर है जो कि पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं मृदुतिकी कोशिकाओं से बनती है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज अ लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स formed from meristems. Vascular cambium divide and produce cells that differentiate again. Plant growth can be determinate or indeterminate. Final structure of cell are never determined by location of cells. The differentiation in plant cells are closed and dependent on position. How many of the above statement are correct? जल्दी से बोले। देखो इसमें अगर बात करें हम, अब जरा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन भी सुनेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि ये एक यहां पर ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे, और यहां पर ये कैम्बियम है और इसके ऊपर ये एपिडर्मिस, और यहां पर ये इस प्रकार से
ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, इस तरीके से ऐसे। अब बात को समझो क्वेश्चन के साथ। कोर कैम्बियम इज अ लेयर ऑफ मेरिस्टेम फॉर्म फ्रॉम पैरेन्काइमेटस सेल्स। यहां पे क्या हो रहा है, कोर कैम्बियम हमेशा यहां पर पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाने वाली। इनमें विभाजन की क्षमता लौट आती है और ये कोर कैम्बियम बनाती हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट जो फर्स्ट है ये बिल्कुल राइट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो गया। दूसरा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज अ लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स formed from मेरिस्टेम्स। इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यहां पर बात को समझना पड़ेगा। अब बेटा मैंने कहा ना इसको समझना पड़ेगा, तो ये यहां पर जो आप देख रहे हो ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और ये पैरेन्काइमा से मिलकर के बना होता है, यानी ये वाली बात भी सही है। अब तीसरी बात करें कि वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल दैट डिफरेंशिएट अगेन, ये बात भी 100% सही है। अब बात करें बाकी के स्टेटमेंट की। प्लांट ग्रोथ कैन बी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ कभी भी डिटर्मिनेट नहीं होती है, ये लगा इसके ऊपर लाल निशान, ये बात गलत है। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल आर नेवर डिटरमाइंड बाय लोकेशन ऑफ सेल्स, इसमें गलत क्या है, आर नेवर, हमेशा फाइनल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होता है, तो ये वाली बात यहाँ पे गलत है, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत हो गया। द डिफरेंशिएशन इन प्लांट सेल्स आर क्लोज, कभी हो ही नहीं सकता, ओपन होता है बेटा। क्या होता है इसकी जगह पर, ओपन होता है। तो चौथा भी गलत हो गया। कुल कितने सही हुए, 3। आंसर क्या आएगा, पहला। इसका आंसर क्या आएगा, पहला। नाइस क्वेश्चन, अच्छा लगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट लेवल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सेल डिवीजन, न्यू सेल्स, enlargement, differentiation, third mature cell, सेशंस, डेथ। अभी अभी ये चार्ट मैंने बनाया था, इसमें पूछ क्या रहा है ये समझे जरा। देखो पहले इसको अपन लोग भी लिख लेते हैं। क्या लिखा है, मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर खाली जगह के बाद यहां पे लिखा है 1। सेल डिवीजन हुआ, यहां पर प्रॉपर रूप से सेल डिवीजन हुआ। जिससे हमारी बन गई न्यू सेल। फिर इसके बाद खाली जगह, इनलार्जमेंट, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन, फिर खाली जगह, यहां पर 2 लिखा है, यहां पे 3 लिखा है, फिर इसके बाद मैच्योर सेल, फिर इसके बाद सेंसेशंस, और इसके बाद लिखा है डेथ। अब इनमें से भरना है यहां पर, तो पहले में बेटा यहां पर आ जाएगा मेरिस्टेम सेल्स डिवाइड हुई, इलॉन्गेशन हुआ, इलॉन्गेशन के बाद नई सेल बन गई पूरी प्रॉपर वे में। सेकंड में आ जाएगा, यहां पर प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुई,
फिर एनलार्जमेंट हुआ यानी कोशिका द्रव्य पदार्थ इसका बढ़ा, इसे बोला गया प्लाज्मेटिक ग्रोथ। एनलार्जमेंट हुआ। फिर थर्ड में यहां पर हम बढ़ेंगे मैच्योरेशन। इसके बाद ये मैच्योर सेल में बदल गई और मैच्योर सेल के बाद जीर्णता आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका आंसर जाएगा बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है प्लास्टिसिटी कैन बी सीन इन कॉटर, कोरिएंडर, बटरकप, ऑल ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए प्लास्टिसिटी का मतलब होता है बेटा यहां पर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के आधार पर पौधे को अपने आप में बदलाव लाना। इस घटना को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हेटेरोफिली, विषम पर्णकता। और विषम पर्णकता कोरिएंडर, बटरकप, लार्किस्पर तीनों में पाई जाती है। सही आंसर इसका आ जाएगा डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन्वायरमेंटल हेटेरोफिली कैन बी सीन इन। इजी सवाल, जल्दी जवाब दीजिए। सही आंसर इसका बेटा है कॉटन। इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण कपास में दो प्रकार की पत्तियां बनती हैं और इसी को हम कहते हैं विषम पर्णकता। लाइफ के अलग अलग फेस में अलग अलग दो प्रकार की पत्तियां बनती हैं। बात करेंगे नए क्वेश्चन की, ये भी वहीं से है, हेटेरोफिली से ही है। द गिवन फिगर शो डेवलपमेंटल हेटेरोफिली इन बटरकप्स, environmental heterophyly in larkspur, environmental heterophyly in buttercup, developmental heterophyly in larkspur। एनसीईआरटी में बेटा ये डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, जल्दी से बताइए। सही आंसर इसका है डेवलपमेंटल हेटेरोफिली इन लार्कस्पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। थर्टी 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो द फिगर शो सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंट में क्या बताया गया था कि अवस्था परिवर्तन को हम डेवलपमेंट कहते हैं। और यही चीज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी। आप इसको ऐसे देखिए, जब आप इसको देखोगे तो ये बड़ा सा आपको दिखेगा। डेवलपमेंटल प्रोसेस सीन इन, ये किसमें दिखाई देता है? इस प्रकार की घटना किसमें होती है? मेरिस्टेम सेल्स, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन। और ये पूरा प्रोसेस, जैसे ही यहां पर मेरिस्टेम सेल्स लिखा हुआ है, बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, ज्यादा सोचने से ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं। प्लांट सेल लगाइए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर बात करें नेक्स्ट 35 की। द गिवन फिगर शो डेवलपमेंटल हेटेरोफिली इन बटरकप्स, एनवायरमेंटल हेटेरोफिली इन लार्कस्पर, एनवायरमेंटल हेटेरोफिली इन बटरकप, डेवलपमेंटल हेटेरोफिली इन लार्कस्पर। जल्दी से बताइए, लीफ देख के पहचानिए इसको। सही आंसर है बेटा डेवलपमेंटल हेटेरोफिली इन बटरकप्स। कोई एक्सप्लेन नहीं, इसलिए जल्दी करो, टाइम बर्बाद नहीं करना। जहां टाइम देना होता है वहां ज्यादा टाइम दिया जाएगा और जहां टाइम का कोई मतलब नहीं होता है, लर्न करना पड़ेगा, वो आगे बढ़ जाओ, है ना। जब कोई क्वेश्चन मिलेगा एक्सप्लेन वाला तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और अगर नहीं मिल रहा है तो आगे आगे बढ़ते जाओ, टाइम किल मत करो, फटाफट। क्लियर हो गया? ये एनसीईआरटी डायग्राम बना है, इसको देख लेंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की।
Intrinsic factors responsible for growth and development include intracellular plant growth regulators, intracellular genetics, intracellular plant growth regulators. More than one option is correct. देखो यहां पर पूछा क्या जा रहा है, बात को समझ के चलो। जो डेवलपमेंट है ये एक एक्सटेंसिव फैक्टर और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा रेगुलेट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर में एक तो आ जाएगा आपका जेनेटिक फैक्टर होते हैं और दूसरे होते हैं पीजीआरएस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। आंसर क्या आ जाएगा इसका? मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा दोनों राइट हो रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर, पादप वृद्धि नियंत्रक हैं। हार्मोन पे आ गए अब हम। स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, लार्ज सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, स्मॉल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। जहां पर पीजीआरएस स्टार्ट हुए हैं, एनसीईआरटी की पहली लाइन है ये, जल्दी से बताइए। पादप वृद्धि हार्मोन्स हमेशा छोटे सरल रासायनिक पदार्थों से परिवर्तित संरचनाएं होती हैं जो पौधों में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हालांकि ये फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स भी कहलाते हैं, लेकिन बच्चों ये पादप हार्मोन्स नहीं है, हार्मोन की तरह एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इनको हार्मोन्स कहा जाता है। ट्रू और रियल हार्मोन्स केवल एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा ही सीक्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 38 की। एन एग्जाम्पल ऑफ एडेनिन डेरिवेटिव पीजीआर। क्या कह रहा है कि एडेनिन से बनने वाले किसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पादप हार्मोन्स के बारे में बताइए। बेटा एडेनिन से हमेशा काइनेटिन बनता है, याद करेंगे इसको, लर्निंग क्वेश्चन है। बात करेंगे 39 की। जिबरेलिक एसिड इज इंडोल कंपाउंड्स, एडेनिन कंपाउंड्स, कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स, टार्पिन डेरिवेटिव्स। वास्तव में जो जिबरेलिन्स है ये किससे बना होता है इसकी बात की जा रही, तो हमेशा ये टार्पिन डेरिवेटिव्स होते हैं। क्लियर हुआ? इंडोल डेरिवेटिव्स अगर पूछता मैं तो क्या बताते आप? लिखो कमेंट बॉक्स में। अगर मैं पूछता इंडोल, अरे ऑक्सीन होता है यार। चलिए बात करेंगे अब हम लोग। देखो एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ोगे ना तो मामला आपका बिगड़ जाएगा। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ये मान के चलो। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो यहीं से आएंगे, उनमें से ग्रोथ भी है। एब्सिसिक एसिड इज इंडोल कंपाउंड, एडेनिन कंपाउंड, कैरोटीनॉइड कंपाउंड्स या डेरिवेटिव, टार्पिन डेरिवेटिव। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। 3 तो मैंने पूछ ही लिए। इसका मतलब हर जो 5 हमारे पास पीजीआर हैं, ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और साइटोकाइनिन, ये पांचों के पांचों जो हैं, इथाइलिन, ये पांचों के आपको डेरिवेटिव्स याद करने पड़ेंगे। इसका सही आंसर आएगा कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स। लर्न करें बेटा, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, कोई चारा नहीं है, बिना याद किए कोई काम बनने वाला है नहीं इसमें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर वही क्वेश्चन यहां पे आ गया
41 का बेटा देखेंगे यहाँ पर काइनेटिन इज, तो फिर वही बात आ जाएगी, काइनेटिन हमेशा एडेनिन कंपाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, अ गैसियस पीजीआर एथाइलिन, बिल्कुल राइट आंसर इसका जाएगा इथाइलिन, याद करना पड़ेगा सब ये बेटा। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। द पीजीआरएस दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वांट्स आर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड। वो कौन सा पादप हार्मोन्स है जो वांट का मतलब होता है घाव, चोट पर एक्टिविटी दर्शाता है? जल्दी से बताओ, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड, जल्दी से बताइए बेटा। द पीजीआरएस दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वांट आर, वो कौन सा हार्मोन्स है जिसके फलस्वरूप पौधों में दाग बनते हैं? एब्सिसिक एसिड क्या होता है? विलगन के लिए सहायक होता है, एब्सेशन कराता है, तो जहां से पत्ती या फल फूल जो भी गिरता है उसके बाद पौधों पर स्कार या बॉन्ड बन जाता है। क्या आंसर आएगा इसका? डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डिस्कवरी ऑफ हाउ मेनी आउट ऑफ 5 मेजर पीजीआरएस वाज एक्सीडेंटल। 5 पादप हार्मोन्स में से कितने हार्मोन्स की खोज दुर्घटनावश हुई या अचानक से हो गई? जल्दी से बोलो। क्वेश्चन नंबर 45 पांचों की, इसका सही आंसर क्या है बेटा? 5 के 5 हार्मोन्स दुर्घटनावश ही खोजे गए। कोलेप्टाइल टिप पहला ऑक्सिन, जिबरेलिन कौन था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई से प्राप्त किया गया। ये वाला पता है, चार्ल्स डार्विन वाला? अब पढ़ो यार तुम, हम क्वेश्चन कराएं ये बात बताएं। और एक वो देखो दुर्घटनावश कि संतरे के बगल में रखे गए तो फल पकने लगे, है ना? ऐसे ही सारे के सारे हार्मोन्स एक्सीडेंटल ही डिस्कवर किए गए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। 46 में आपको मैच कराना है कि किस प्रकार के हार्मोन्स की किसने खोज की। मैच द साइंटिस्ट विच द प्लांट दे वर्कड ऑन, एफ.डब्ल्यू. बेंट, ई. कुरोसावा, चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन, एफ.एस. स्कूप। जल्दी बताइए, मैच करो बेटा, मैच करो। समझ गए होंगे। देखो एफ.डब्ल्यू. बेंट ने सबसे पहले एबिना, वही कोलेप्टाइल टिप ऑफ ऑट में ऑक्सिन की खोज की गई। इसके बाद ई. कुरोसावा ने फुलिश डिजीज, याद आया, जापान में सबसे पहले धान के पौधों पर एक्सपेरिमेंटली ई. कुरोसावा ने जिबरेलिन की खोज की। इसके बाद चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने दोबारा यही एक्सपेरिमेंट कैनरी ग्रास पर किया। एफ. स्कूप ने टोबैको के कैलस पर प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? सी। बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की। बात करेंगे हम लोग यहां पर 40 नंबर। कॉजिन्स confirm the release of volatile substance खाली स्थान from ripened खाली स्थान that hastened the ripening of stored unripe। क्या भरना इसमें, ये देखना है। देखो पहले इसको पूरा ऐसे ही भर लेते हैं। कोजिन्स ने क्या देखा? अगर हम बात करेंगे इसकी
तो एथाइलिन को देखा। फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज that hastened the ripening of stored unripe banana। अब पूरी बात का मतलब समझो। कॉलिंस ने देखा कि इथाइलिन एक पदार्थ है जो कि पके हुए संतरे से स्रावित होता है तथा कच्चे बनाना को फिर से पकाने में मदद करता है या कच्चे बनाना को जल्दी से पकाने में मदद करता है। क्लियर हुआ? पूरा सेंटेंस समझें आप। Causes confined the release of volatile substance C2H4 from ripened orange that hastened the ripening of stored unripe banana। पेज नंबर 247 इजी मॉड। चलिए बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पर 49 क्वेश्चन की। तो अगर 49 की बात करोगे, एब्सिसिक एसिड वाज इंडिपेंडेंट डिस्कवर्ड बाय 3 डिफरेंट रिसर्चर्स एंड नेम्ड एज इनहिबिटर बी, एब्सिएशन सेकेंड और डॉर्मिन। बिल्कुल सही, यानी इसका आंसर हो जाएगा बेटा डी। और ये बात आपको बाद में याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इस डॉर्मिन इनहिबिटर बी, एब्सिएशन सेकेंड और डॉर्मिन। देखो बेटा इसमें एक बात ध्यान रखो, यहां पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये स्पेलिंग गड़बड़ है इसकी। इसका सही आंसर जो आएगा वो सी आएगा। ये तो कहो डोरेमैन नहीं लिख दिया, नहीं डोरेमैन भी लिख सकते थे भाई। अब देख लो कितना छोटा सा यहाँ पर गड़बड़ था और हमसे भी गड़बड़ हुआ, हमने जल्दबाजी में इसे पढ़ा। ये डोरमिन था और लिखा क्या है डोरमाने। ये तो कहो डोरेमान नहीं लिखा है। समझ गए? तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझे। चलिए बात करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें, द टर्म काइनेटिन वाज गिवन बाय मुलर, कुरोसावा, कॉजिन्स, नन ऑफ दिस। कोई नहीं। बात करें अगर 51 की, द फुलिश सीडलिंग्स डिजीज ऑफ राइस इज कास्ड बाय। आंसर क्या आएगा? फंगस। नाम बताओ। जिब्रेला फ्यूजिकोराई। इसके द्वारा फुलिश डिजीज, द फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस इज कास्ड बाय जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और ये क्या है? ये कवक होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय फर्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट। अच्छा किसने खोजा इसको? बहुत ही इजी है, जल्दी से बताइए बेटो। फ्रांसिस डार्विन नहीं होगा, फ्रांसिस डार्विन नहीं होगा, एफ.डब्ल्यू. बेंट हो सकता है, लेकिन आगे भी देखो, कोलेप्टाइल ऑफ पॉट सीडलिंग्स, कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास। नहीं, सी आंसर होगा इसका बेटा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा, गड़बड़ हो गया यार, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द गिवन फिगर शो, एक चित्र बना हुआ है, किताब में भी बना हुआ, देख लो एक बार।
experiment to show that tip of coleoptile produce gibberellin, experiment to show that tip of coleorhiza produce gibberellin, experiment to show that tip of coleorhiza produce auxin, experiment to show that tip of coleoptile produce auxin। बहुत फेमस क्वेश्चन है, डायग्राम है, ज्यादा टाइम इस पे लगाने की जरूरत नहीं बेटा। ये एक्सपेरिमेंट इस बात को शो कर रहा है कि कोलेप्टाइल टिप के द्वारा ऑक्सिन का सेक्रेशन किया जाता है। बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम जाइलम सेल, फ्लोएम सेल, ह्यूमन यूरिन, रूट, एक्सटेट्स। देखो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसे ह्यूमन यूरिन से प्राप्त किया गया। ये बनता तो है हमारे शरीर में, लेकिन इसका कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए यूरिन से जस्ट एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्लियर हो गई बात समझ गए? तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? सी, ह्यूमन यूरिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। सिंथेटिक ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NaA, बोथ A and C, जल्दी से बताइए। सिंथेटिक ऑक्सिन की बात की गई है, सही आंसर आ जाएगा बेटा इसका IBA और NaA। क्लियर हो गई बात? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 की अगर बात करोगे तो ऑक्सिन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स NaA, IAA, आंसर आ चुका है। जो IAA है ये नेचुरल ऑक्सिन है और इसे हम पौधे से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 57 की। ऑक्सिन आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोविंग एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट, एपिडर्मल टिश्यू ऑफ शूट ओनली, जाइलम सेकेंडरी सेल्स, इंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट एंड शूट। सही आंसर इसका आएगा बेटा ए। क्लियर हो गई बात? चलो भाई अब एक दो AR भी कर लिए जाए। आजकल फैशन चल रहा है, AR भी आते हैं। देखते हैं क्या है। एसर्शन में लिखा ऑक्सिन इज यूज्ड इन प्लांट प्रोपोगेशन वाइडली। रीजन ऑक्सिन इनिशिएट रूटिंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ A and R are correct and reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are correct, but reason does not explain assertion. Assertion is correct, but reason is wrong. Both assertion and reason are incorrect. देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 58 की बात की जाए, सही आंसर इसका बी है कि ऑक्सिन इज यूज्ड इन प्लांट प्रोपोगेशन वाइडली। जरूरत से ज्यादा इसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन और ये वाली बात भी सही है, लेकिन नीचे वाली बात से ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। बात करें 59 क्वेश्चन की। ऑक्सिन प्रमोट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, बोल्टिंग इन बीट। सही आंसर क्या आएगा? NCERT की लाइन, फ्लावरिंग इन स्टेम कटिंग, सॉरी रूटिंग इन स्टेम कटिंग, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो सही आंसर क्या है इसका? डी। चलिए बात करते हैं अगले AR की। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑक्सिन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में ऑक्सिन फल और पत्तियों को गिरने से रोकता है।
एंटी एब्सेशन काम करता है। स्टेटमेंट 2 क्या है? ऑक्सिन प्रमोट एब्सिसिएशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट। दोनों बातें सही लग रही हैं। तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बिल्कुल सी होगा बेटा इसका। तो बच्चों आज की क्लास की समाप्ति यहीं पे होती है और आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों एक्सप्लेनेटरी नहीं थे, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन किए गए और एनसीईआरटी की किसी भी लाइन को छोड़ा नहीं गया है। तो फिर मिलते हैं एक नई एमसीक्यू के साथ। बाय बाय बच्चों।